एक मर्तबा दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी ने टाइटैनिक को समंदर से निकालने के लिए पूरे जहाज को बर्फ का क्यूब बनाने का प्लान बनाया था। उनका प्लान था कि 12,500 फीट नीचे हजारों टन लिक्विड नाइट्रोजन पंप करके टाइटैनिक को फ्रीज कर दिया जाए। लेकिन जब इस प्लान की कैलकुलेशन की गई और बाद में जब एक दूसरी कंपनी ने टाइटैनिक का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा उठाने की कोशिश की तो दुनिया के होश ही उड़ गए। आखिर 3,800 मीटर की गहराई में ऐसा क्या हुआ था? नाजरीन, टाइटैनिक का मलबा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 12,500 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर मौजूद है। ये गहराई कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर 4 बुर्ज खलीफा को भी एक के ऊपर एक रखकर ओशन में डाला जाए फिर भी टाइटैनिक का मलबा आधा किलोमीटर नीचे होगा। इस गहराई में समंदर का प्रेशर 6,000 psi होता है, जिसका मतलब है कि एक कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन जितने एरिया पर पूरी डबल केबिन पिकअप खड़ी कर दी जाए। इतने ज्यादा प्रेशर में इंसानी ऑर्गन्स पिचक जाएंगे और अगर इस गहराई में कोई सोडा कैन रखा जाए तो वो पलक झपकते ही कागज की तरह पतला हो जाएगा। इस हौलनाक प्रेशर का अंदाजा दुनिया को तब हुआ जब जून 2023 में टाइटन नामी सबमर्सिबल 5 लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने नीचे गई थी। खराबी की वजह से उसका कार्बन फाइबर हल शदीद प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और बुरी तरह इम्प्लोड हो गया। नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ 500 लोग जान की बाजी हार गए बल्कि टाइटन का मलबा भी पूरे ओशन फ्लोर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। 6,000 psi की ताकत का अंदाजा शायद अब आपको अच्छी तरह हो गया होगा। जरा सोचिए, इस प्रेशर में सिर्फ टाइटैनिक को देखने के लिए ही जो सबमर्सिबल बनाई जाती है उसमें कितनी मेहनत लगती होगी। तो अगर हम टाइटैनिक को समंदर से उठाकर ऊपर लाने की बात करें तो इस केस में जो इक्विपमेंट्स और मशीन्स बनाई जाएंगी उनमें क्या कुछ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने ऐसे इक्विपमेंट बना भी लिए जो इतने शदीद प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और अंधेरे फ्रीजिंग टेम्परेचर में ऑपरेट भी कर लेते हैं, फिर भी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो है टाइटैनिक का इंतहा से ज्यादा वजन। जी हाँ, 1912 में टाइटैनिक का टोटल वजन 52,000 टन था और कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से 100 से ज्यादा साल पानी के अंदर रहने के बाद जंग की वजह से अब इसका वजन 35,000 टन के आसपास बचा है। यानी कि अटलांटिक ओशन की गहराई में टाइटैनिक के मलबे का वजन अभी भी 160 बोइंग 747 से ज्यादा है। आज तक न दुनिया में ऐसी कोई क्रेन बनी है जो इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त कर सके और ना ऐसी कोई स्टील केबल हम बना रहे हैं जिसकी मजबूती इस काबिल हो सके। इसके बावजूद भी अगर हम किसी तरह इतनी ताकत पैदा कर लें फिर भी हम टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा करने से टाइटैनिक टूटकर बिखर जाएगी। 1912 में जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूबी थी तो वो उसी वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। समंदर के बॉटम पर आज टाइटैनिक एक पीस में नहीं बल्कि 2 हिस्सों में पड़ी है। इसका फ्रंट सेक्शन जो अक्सर तस्वीरों में दिखाया जाता है, जिसे बाउ सेक्शन भी कहते हैं, काफी हद तक आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछला हिस्सा किसी मलबे के ढेर की तरह 2,000 फीट दूर बिखरा हुआ है। बाउ सेक्शन जो आज सही सलामत दिखता है उसका लोहा भी काफी हद तक गल कर नाजुक हो चुका है। अगर किसी तरह केबल्स कनेक्ट करके इसे ऊपर उठाने की कोशिश की गई तो ये ऊपर आने के बजाय वहीं टूट जाएगा और फिर वो इस हालत में भी नहीं दिखेगा जैसे कि आज है। पर क्या सिर्फ यही एक तरीका है टाइटैनिक को उठाने का? टाइटैनिक को अटलांटिक ओशन के बॉटम से रिकवर करने के आइडियाज तब से दिए जा रहे हैं जब 1985 में पहली मर्तबा इसको ढूंढा गया था। केबल्स और क्रेन से लिफ्टिंग का आइडिया तो फ्लॉप नजर आता है, लेकिन फिर लोगों ने ऐसे आइडियाज देना शुरू किए जिसमें केबल्स और क्रेन्स का काम ही नहीं था। जैसा कि टाइटैनिक शिप रैक को लाखों करोड़ों पिंग पोंग बॉल से भरा जाए। पिंग पोंग बॉल में हवा भरी होती है जो पानी के ऊपर तैरते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक एक नॉर्मल साइज की बॉल पानी में 33 ग्राम्स की अपवर्ड फोर्स पैदा करेगी। तो अगर हमें 35,000 टन वजनी टाइटैनिक शिप रैक को उठाना है तो इसके लिए थ्योरेटिकली 106 करोड़ पिंग पोंग बॉल्स चाहिए होंगी। जब ये बॉल्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में टाइटैनिक के अंदर डाली जाएंगी तो सबकी कंबाइंड ताकत शिप की बॉडी को अंदर से ऊपर धकेलेगी।
किसी एक हिस्से पर जोर नहीं लगेगा और रैक आसानी से ऊपर आ सकता है। लेकिन ये आइडिया सिर्फ पेपर्स में ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये कि बेशक पिंग पोंग बॉल 33 ग्राम्स का अपवर्ड फोर्स पैदा करेगी, लेकिन उस फोर्स का क्या जो 12,500 फीट नीचे है, 6000 psi प्रेशर। जिस सेकंड ये बॉल्स शिप रैक तक पहुंचेंगी, उसी लम्हे ये प्रेशर इनको फाड़ कर रख देगा। टाइटैनिक को निकालने के लिए ये इकलौता आइडिया नहीं था। इसके बाद ऐसे कई आइडियाज फ्लोट हुए जो रियलिस्टिक नहीं थे, जिसमें शिप को पेट्रोलियम जेली से भरना भी शामिल था। यहाँ आपको बताता चलूं कि 1980s में टाइटैनिक को बाहर निकालने के आइडियाज इस वजह से दिए जा रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल सैल्वेज कन्वेंशन के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी और की शिप या कार्गो समंदर से बाहर निकालेगा तो उसे भारी इनाम दिया जा सकता है, जो कि शिप की वैल्यू का 50% तक हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक उस दौर की एक लग्जरी शिप थी जिसमें अमीर तरीन लोग सवार थे। सबको मालूम था कि शिप रैक में बहुत सा सोना, कीमती अशिया और एंटीक चीजें मिलेंगी। और जब सितंबर 1985 में इसे रॉबर्ट बैलर्ड ने ढूंढ लिया तो सैल्वेज कंपनीज के दिल में ख्याल आने लगा कि अगर वो टाइटैनिक को बाहर निकाल लें तो रातों रात अमीर बन सकते हैं। इस सब में एक कंपनी ऐसी थी जिन्होंने सीरियस होकर टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक अजीब आइडिया न सिर्फ पेश किया बल्कि उसकी फिजिबिलिटी भी बनाना शुरू कर दी। BOC ग्रुप, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल गैस कंपनीज में से एक थी, उसने टाइटैनिक को उठाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट दिया। उनका आइडिया था कि टाइटैनिक को किसी क्रेन या केबल से खींचने के बजाय समंदर के अंदर ही फ्रीज करके आइसबर्ग बना दिया जाए, और इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कैलकुलेशंस भी की थी। प्लान ये था कि समंदर की तह में टाइटैनिक के गिर्द तारों का एक जाल बनाया जाए और ऊपर से जहाजों के जरिए हजारों टन लिक्विड नाइट्रोजन नीचे पंप की जाए। -196 डिग्री सेल्सियस ठंडी नाइट्रोजन गैस टाइटैनिक के अंदर और आसपास के पानी को मिनटों में सॉलिड बर्फ बना देगी। ऐसे एक बहुत बड़ा आइस क्यूब जिसके अंदर टाइटैनिक जमी होगी वो अपने आप सरफेस पर आ जाएगा और फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसे आहिस्ता आहिस्ता पिघला जाएगा। पर जब BOC के इंजीनियर्स ने इस पर गहरी साइंटिफिक कैलकुलेशंस की तो उन्हें समझ आया कि ये फिजिकली और इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है। कैलकुलेशन से पता चला कि टाइटैनिक जितने बड़े जहाज और उसके आसपास के पानी को फ्रीज करने के लिए तकरीबन 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होगी। इतनी अजीम मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन समंदर के बीच लाना नामुमकिन था, जिसके लिए टाइटैनिक के ऊपर समंदर पर एक पूरा नाइट्रोजन लिक्विफिकेशन प्लांट कायम करना पड़ता। इसके अलावा 3800 मीटर की गहराई पर जब इतनी ज्यादा फ्रीजिंग लिक्विड छोड़ी जाती तो पानी के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रखना और थर्मल एक्सपेंशन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। इस किस्म के सारे आइडियाज तब कचरे का ढेर लगने लगे जब 1994 में RMS टाइटैनिक इनकॉर्पोरेशन ने टाइटैनिक की बॉडी का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा ऊपर लाने का इरादा किया। ये एक छोटी कोस्टर की साइज जितना टुकड़ा था जिसमें खिड़कियों के शीशे अभी तक सलामत थे। प्लान ये था कि नीचे जाकर इस पीस को रस्सियों से बांधा जाए और डीजल से भरे बैग्स कनेक्ट करके उसे ऊपर लाया जाए। इस काम के लिए 3 एक्सपीडिशन शिप्स अटलांटिक ओशन के ठीक उस पॉइंट पर लाई गई। इस मंजर को देखने के लिए टिकट रखी गई और 2 क्रूज शिप्स तो सिर्फ ऑडियंस से भरी हुई थी। डीजल बैग्स टाइटैनिक के टुकड़ों से बांधे गए और 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो टुकड़ा आखिरकार सरफेस तक आ गया। 100 सालों बाद टाइटैनिक का ये टुकड़ा पहली बार जब हवा में आने ही वाला था तो अचानक समंदर में तूफान आ गया। डीजल बैग्स की रस्सियां टूट गईं और एक मर्तबा फिर वही हिस्सा समंदर की गहराई में डूब गया। इस फेल्ड मिशन में अभी तक 2 सालों की मेहनत और लाखों डॉलर्स का खर्चा लग चुका था, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। उल्टा सारी टीम को वहां से जान बचा कर भागना पड़ा। 2 सालों बाद 1998 में रिकवरी टीम ने एक नया प्लान बनाया कि टाइटैनिक के इस हिस्से को विंच के जरिए ऊपर खींचा जाए। इस बार इन्हें कामयाबी मिली और ऊपर लाने के बाद इसे रिकवरी वेसल में डालकर लॉस एंजलिस के एक म्यूजियम में रख दिया गया।
लेकिन इस कामयाबी की हकीकत थी 4 सालों की मेहनत, 2 मिशंस और लाखों डॉलर्स का खर्चा। और इसका वजन था सिर्फ 15 टन, जबकि पूरे टाइटैनिक शिप रैक का वजन 35,000 टन है। ये देखकर सारी सैल्वेज कंपनीज को आइडिया हो गया कि टाइटैनिक को निकालना एक इम्पॉसिबल टास्क है। जब टाइटैनिक को निकालने का ख्वाब धुंधला होने लगा तो सैल्वेज टीम्स ने रैकेज साइट से एंटीक आर्टिफैक्ट्स निकालना शुरू कर दिए। अभी तक रैकेज साइट से 5,000 के करीब आर्टिफैक्ट्स निकाले जा चुके हैं, जिसमें ज्वेलरी, बर्तन, कॉइन्स, एक गिटार और इंजन रूम का टेलीग्राफ भी शामिल है। मिलने वाला टेलीग्राफ अपनी आखिरी पोजीशन पर सेट था, यानी कि फुल अस्टर्न, जिसका मतलब है कि 1912 में आइसबर्ग से टकराने के बाद कैप्टन ने इंजीनियर्स को पैगाम दिया था कि इंजन को फुल पावर में उल्टा चलाया जाए ताकि स्पीड कम हो सके। हर एक चीज को ऊपर लाने में स्पेशल सबमर्सिबल की जरूरत पड़ी, जिसमें लाखों डॉलर्स का खर्चा भी आया। हम इंसान तो अभी तक ये बहस कर रहे हैं कि टाइटैनिक को कैसे बचाया जाए, लेकिन समंदर के अंदर एक और ही मखलूक इस जहाज को जिंदा खा रही है। अगर आपने टाइटैनिक की तस्वीरें देखी हों तो जहाज के ढांचे पर रेड कलर के धागे लटके नजर आते हैं। इंजीनियर्स इसे रस्टिकल्स कहते हैं। ये कोई आम जंग नहीं है, बल्कि ये नमकीन पानी में रहने वाले बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं जो स्टील को चबाकर खोखली नालियां छोड़ देते हैं, जिन्हें हाथ लगाने पर लोहा मिट्टी की तरह झड़ने लगता है। कनाडा के एक इंस्टीट्यूट ने जब इन बैक्टीरिया पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि इनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी थे जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इसीलिए इनका नाम हेलामोनास टाइटैनिकी रखा गया है। ये बैक्टीरिया खास तौर पर टाइटैनिक के स्टील को खाने के लिए ही अडॉप्ट हुआ है, जो रोजाना सैकड़ों पाउंड लोहा चबा जाता है। आज जहाज की छतें अंदर की तरफ गिर रही हैं और जो चीजें 1980s की फोटोज में साफ दिखती थीं, वो अब मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर समंदर में डिसॉल्व होकर खत्म हो जाएगी। 1985 में जब रॉबर्ट बैलर्ड ने इस मलबे को ढूंढा तो पहले चंद लम्हों की खुशी के बाद उन्हें इस खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ कि ये खुशी का लम्हा नहीं, बल्कि वो 1500 लोगों की कब्र के ऊपर खड़े हैं। बैक्टीरिया ने लोहे को ही नहीं छोड़ा तो इंसानी जिस्म का क्या कसूर, वो तो चंद महीनों में ही गल चुका होगा। लेकिन समंदर के बॉटम पर जूतों के जोड़े आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, जिनमें केमिकल की वजह से बैक्टीरिया और दूसरी मखलूक उनके करीब नहीं जाती। मिट्टी पर एक माँ के जूतों के बराबर उसकी बेटी के छोटे जूते आज भी मौजूद हैं, जो कि उस दिन के खौफनाक मंजर की गवाही देते हैं। 2012 में यूनेस्को ने टाइटैनिक को प्रोटेक्टेड कल्चरल हेरिटेज करार दिया। उसके बाद 2019 में यूएस और यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत अब किसी को भी टाइटैनिक के 1 किलोमीटर रेडियस में बिना परमिशन जाने या कुछ भी हटाने की इजाजत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम टाइटैनिक को ऊपर ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। लेकिन असूलन हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ 1500 लोगों की आखिरी आरामगाह है, बल्कि दुनिया की सबसे गहरी कब्र भी। उम्मीद है वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।